फाइनल स्टेज तक केस नहीं पहुंचा है तो खाली एसआईआर के माध्यम से वोट काटने को, ये जो वोट देने का अधिकार वंचित किया गया, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। मैं बता, चुनाव आयोग का एसआईआर कराने का स्वतंत्र निर्णय नहीं है। इस निर्णय के पीछे भारत सरकार का इसमें रोल है। सुप्रीम कोर्ट का तो कमेंट ये था कि 27 लाख वोट कट गए तो क्या हो गया, अगली बार वोट देना, इस बार वोट नहीं दे पाएंगे। ये बड़ा आपत्तिजनक। बहुत इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए, जो वोट काटे हैं उसकी वजह से रिजल्ट और आया हुआ, नहीं तो रिजल्ट कुछ और आया होता। जन अगर जो है वो मार्जिन जो है कम है और वोट ज़्यादा कटे हैं तो हम कंसीडर करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का पहले अपना खुद का स्टैंड था, तो वो स्टैंड पे आप सुनोगे। आगे से अगर ऐसा होता है तो मैं पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी पार्टियों से ये अपील करूंगा, अगर आगे से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जैसे बंगाल में हुई हैं तो इलेक्शन को बायकॉट करें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ, उसी एसआईआर को चुनौती दी गई है। अब कहा जा रहा है, जो टीएमसी की तरफ से कहा गया कि 31 विधानसभा ऐसी है जहां पर काटे गए वोट जो है और जो हार जीत का अंतर है वो बेहद कम है। और जो बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य याचिका दायर कर सकते हैं, यानी परमिशन मिली हुई है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व जस्टिस संजीव कुमार हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत। तो ये कैसे देख रहे हैं, जो सुनवाई हुई सोमवार को और उसके बाद परमिशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक इसे परमिशन देने का सवाल जो आप बात कह रहे हैं, ये तो जब एसआईआर चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उस वक्त जो जस्टिस जोमारा बागची हैं, ये जो बेंच सुन रही है जस्टिस सूर्यकांत जी जोमारा बागची की, तब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कहीं भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जीत का मार्जिन है अगर वो वोट कटने से कम है या बराबर है तो हम इसको विचार करेंगे। ये बात उन्होंने पहले कही थी, तो विचार का प्रश्न होगा। तो अब क्या हुआ कि जैसे आपने बताया, हुआ ये कि टीएमसी की तरफ से जो कल एडवोकेट पेश हुए, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने बनर्जी जी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट साहब ने यही बात रखी कि 31 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं उनमें जो मार्जिन है वो वोट कटने से कम है, यानी वोट कटे हैं बहुत ज़्यादा और जो जीत हार का अंतर है वो बहुत कम है। तो उस वक्त क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जो है उस बेंच ने ये कहा कि भाई आप इस केस में उसको मत लाइए, अगर आपको ऐसा कुछ बात है तो आप अलग से पिटीशन फाइल करिए। मतलब सरकार की तरफ से भी ये कहना था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहना ये था कि ये जो केस चल रहा है ये अलग तरह का केस है और अगर इनको कोई कहीं पर गड़बड़ हुई है इलेक्शन में तो उसके लिए इलेक्शन पिटीशन अलग से फाइल होती है, वहाँ फाइल करिए, आप इसमें सुनवाई नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये कहा कि भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो मना किया, लेकिन जब जो बनर्जी जो है वहाँ के सीनियर एडवोकेट है, जो एमपी भी है मेरे ख्याल से टीएमसी के राज्यसभा के, तो उन्होंने ये कहा कि तो आपने ही कहा था कि अगर जो है मार्जिन कम है और वोट ज़्यादा कटे हैं तो उस वक्त आप आ सकते हैं, तो हम इसीलिए आपको याद दिला रहे हो, आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अलग से आप इस बात को पिटीशन फाइल करिए, हम कंसिडर करेंगे। तो देखो बात ये है कि उनके हिसाब से 31 सीटों पर आंकड़ा इस तरीके का है कि वोट तो कटे हैं कम और वोट कटे हैं ज़्यादा और जो जीत हार का मार्जिन है वो कम है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से इलेक्शन को प्रभावित किया होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं कहीं देख रहा था कि एक जगह उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि कहीं 5000 से ज़्यादा वो कटे हैं वोट और मार्जिन 800, 700, 500 के आसपास है, 862 है। तो ये उन्होंने आंकड़ा दिया हुआ है। तो ये साफ दिखाता है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए, जो वोट काटे हैं उसकी वजह से रिजल्ट और आया हुआ, नहीं तो रिजल्ट कुछ और आया होता, ये उनका कहना है। इसके अलावा देखो, ये तो एक तो बात ये होगी कि जो वोट 31 सीटें ऐसी हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर करीब करीब बराबर का ही मामला है। मतलब जितने वोट कटे हैं उतने के आसपास ही करीब करीब जो वहाँ पर मार्जिन आया हुआ है। तो हम तो पहले से कहते आ रहे हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं, टीएमसी ममता बनर्जी तो कह रही हैं, बाकी और भी कह रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से जो वोट की चोरी हुई, जो वोट काटे गए हैं, 28 लाख वो करीब बचे हुए हैं और उसके अलावा जो वोट थे पहले करीब 60 लाख के आसपास के को एक्सपायर कर गए हैं, कि ट्रांसफ़र हो गए हैं, वो वोट कटे हुए, उसका एक सबसे बड़ा रोल है इस इलेक्शन में ममता बनर्जी की हार का। तो एक सवाल ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी शांत क्यों नहीं, वो इस हार को पचा क्यों नहीं पा रही? सबसे बड़ा सवाल। नहीं पचाएंगे क्यों? तो मुझे एक बता दो कि जब अगर किसी पॉलिटिशियंस को जो सत्ता में था ये लगता, जैसे ममता बनर्जी सत्ता में थी, उन्हें लगता है कि मेरी हार का मेन कारण ही यही है कि जो एसआईआर करा करके वोट काटे गए हैं,
उसकी वजह से मैं हारी हूँ। अगर वो वोट ना काटे जाते और वोट वो डालते तो मैं ही जीतती, तो वो पचाएंगी क्यों? वो तो पचाना भी नहीं चाहिए। मैं तो उनकी बात से सहमत हूँ। आप देखो ना, मुझे आप एक बता दें कि अगर किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि मेरी हार जो है इस वजह से हुई है कि वहाँ चुनाव में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है या वोट काटे गए हैं, तो उस स्थिति में पचाएगा क्यों? वो तो उस बात को उठाना चाहिए और ममता बनर्जी उठा भी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि याचिका फाइल करेंगे, निश्चित रूप से फाइल करेंगे टीएमसी। सवाल तो ये उठता है ना कि नहीं परमिशन दी गई है कि आप इसको लेकर याचिका दायर कीजिए, लेकिन बहुत सारी याचिकाएं तो अभी पेंडिंग है। वैसे भी नहीं, ये बात आपकी ठीक है। एसआईआर वाली याचिका भी चल रही है, एसआईआर वाली याचिका भी चल रही है, लेकिन देखो बात ये समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपनी पहले ये बात कही थी, स्टेटमेंट अपना दिया था, ओरली कमेंट किया था कि अगर जो है मार्जिन जो है कम है और वोट ज़रा कटे हैं तो हम कंसीडर करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का पहले अपना खुद का स्टैंड था, तो वो स्टैंड पे अब सुप्रीम कोर्ट काम रहेगा कि अपने स्टैंड को चेंज कर लेगा पिटीशन फाइल होने के बाद में, ये वक्त बताएगा। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का भी पता नहीं चल रहा, डिसीजन अजीब से डिसीजन आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं बहुत ज़रा आशावान भी नहीं हूँ इस मसले पर कि अगर वो टीएमसी वाले पिटीशन फाइल करते हैं और 31 जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रही है कि वहाँ पर मार्जिन जो है वो जो है वोट कटने से कम है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या पहले वाला स्टैंड लेगा जो कह रहा था कि सर मार्जिन कम होता है तो हम विचार करेंगे? ये वक्त बताएगा। मुझे इस पर भी शंका है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है कि या कोई और कानूनी दावपेच निकाल करके किसी भी तरीके से उनकी याचिका को डिसमिस कर देता है। ये वक्त बताएगा। और ये भी टीएमसी की तरफ से कहा गया कि जो बीजेपी है वो 32 लाख वोटों से जीती है, वहाँ पर हमारी हार 32 लाख वोटों से हुई है। अब 35 लाख जो मामले हैं, जो आवेदन है वो पेंडिंग है, लेकिन 27 लाख का पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया अगली बार वोट दे लेंगे। हाँ, तो कैसे देख रहे हैं? देखो ऐसा है, जहाँ तक 32 लाख वोटों से ममता बनर्जी हारी हैं और 35 लाख पिटीशन जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है वोट कटने के बाद में, एसआईआर के बाद में, वहाँ पेंडिंग है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि 27 लाख तो वोट तो वो थे जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में, जैसे नाम में आपके में कमी है, फादर के नाम में आपके में कुछ ए नहीं है, वहाँ ए लिखा हुआ, उस तरह की चीज़ें मिला करके थी। लेकिन देश को ये भी याद रखना होगा कि उसके अलावा 60 लाख के आसपास वोट और कटे थे। कौन से वोट? कि भाई आप यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं परमानेंटली, या आप एक्सपायर कर गए हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई एक्सपायर कर रहे हैं तो लोग जिंदा भी तो होते हैं, लोग पैदा होते हैं, तो उनके 18 साल में वोट जुड़ते भी तो हैं। वो वोट कहाँ चले गए? क्या वहाँ पर डेथ ज़्यादा हो रही हैं और जो है जन्म कम हो रहे हैं, और 18 साल में लोग क्या कम उम्र को प्राप्त कर पा रहे हैं? तो ये भी एक विचार का प्रश्न है। देखो एसआईआर पूरी विवादास्पद स्थिति है। जहाँ तक आपने एक बात पूछी कि सुप्रीम कोर्ट का तो कमेंट ये था कि 27 लाख वोट कट गए तो क्या हो गया, अगली बार वोट देना, इस बार वोट नहीं दे पाएंगे। ये बड़ा आपत्तिजनक, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल ये कमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था से, जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है इस भारत में, उसका ये कमेंट करना कि 27 लाख वोट कट गए तो क्या हो गया, इस बार नहीं तो अगली बार वोट देना। तो भाई इस बार भी ममता बनर्जी हार भी तो गई। एक पार्टी हार सकती है, कैंडिडेट हार सकता है, आपको एक वोट की वैल्यू का महत्व देना चाहिए। आप 27 लाख के वोट को कोई महत्व नहीं दे रहे, आपके लिए वो कुछ इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है, आपके लिए कुछ चिंता की बात ही नहीं है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया है, पूरी तरीके से असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। अच्छा, एक सवाल ये भी, पिछले कुछ सालों में जो है न्यायपालिका पर सवाल उठने लगे। आप पूर्व जज रहे हैं, पहले न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठता था, लोग डरते थे, लेकिन अब तो खुलकर लोग बोल रहे हैं न्यायपालिका में गड़बड़ी। देखिए, न्यायपालिका पर सवाल तो पहले भी उठते थे, लेकिन कम उठते थे, लेकिन अब सवाल बहुत ज़्यादा उठते हैं। ये जो सवाल जो उठ रहे हैं उसमें अगर कोई दोषी है तो न्यायपालिका स्वतः ही दोषी है। न्यायपालिका ने अपने जो जजमेंट दिए हैं उसकी वजह से हमारे देश में ये मैसेज गया है कि न्यायपालिका किसी दबाव में काम कर रही है, न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मैसेज गया है। और सभी लोग इस बात को कह भी रहे हैं। मैं बात इसीलिए कह रहा हूँ कि जो जजमेंट 2014 से कम अब तक जो आ रहे हैं, उन जजमेंटों को अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादा जजमेंट वो हैं जो सरकार के पक्ष में हैं, और बहुत ही एक्सेप्शनली अब बात स्वरूप ही इक्का दुक्का जजमेंट ऐसा है जो सरकार के अगेंस्ट आ रहा है। जब सरकार के खिलाफ कोई जजमेंट आ ही नहीं रहा तो सरकार ही एक सबसे बड़ा वहाँ पर पार्टी हुआ करती है, वही ज़्यादातर लोगों के अधिकारों का हनन करती है, वही बहुत सारे ऑर्डर जनक्रिया का पास करती रहती है। तो उस स्थिति में लोगों में तो विश्वास जाएगा ही जाएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, या अदर कोर्ट्स हैं, वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ कोई ऑर्डर करने को तैयार नहीं है। मैं ये बात इसलिए और भी कहना चाह रहा हूँ, देखो कि केजरीवाल जी ने
भी कोर्ट पर अविश्वास जताया और वहाँ पर कह दिया भाई आपके सामने हम पेश नहीं होंगे। सत्याग्रह करने की बात, वो सत्याग्रह कर उन्होंने अपना करने की बात की सत्याग्रह करना शुरू कर दिया है। वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इस कोर्ट से इस बेंच से हमारे केस को ट्रांसफर कर दीजिए, हमें आप पर विश्वास नहीं है। विश्वास को उनके अपने कारण दिखाएं तो एक एक्स चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी का सबसे बड़े लीडर, उसको कोर्ट पर विश्वास नहीं रहा, कम से कम एक कोर्ट विश्वास नहीं रहा। उस मामले में जज साहब ने कहा ना कि गलत मैसेज जाएगा लोगों में। कोई मैसेज गलत नहीं जाएगा, मैसेज गलत अब जा रहा है। मैसेज गलत नहीं, उन्हीं जज साहिबा ने दो तीन केसेस में खुद को अपने केस को अपने विड्रॉ कर लिया है। वो और केस को कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, तो इस केस में भी कर सकते थे। दूसरी बात मैं बता दूं कि अब ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी तो तब चीफ मिनिस्टर थी, चीफ मिनिस्टर तो अब हटी हैं 7 तारीख को, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि भाई हमें अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता, ऐसी अखबारों में खबर है, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। तो देखो, 2 चीफ मिनिस्टरों को, जो अब एक चीफ मिनिस्टर हो गए, उनको न्यायपालिका पर विश्वास उनका डगमगा गया है। तो इसीलिए न्यायपालिका की जो साख है वो अब बहुत कम है, और वो उसका रीज़न मेन यही है कि न्यायपालिका के जजमेंट ऐसे आ रहे हैं जिससे जनता में ऐसा मैसेज है कि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही है। तो न्यायपालिका फिर विश्वास कैसे बनेगा लोगों में, क्योंकि आखिरी उम्मीद तो न्यायपालिका ही है लोगों की। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। न्यायपालिका वास्तव में आखिरी उम्मीद है, और सरकार के कोई डिपार्टमेंट या पुलिस कोई भी अगर कोई ऐसा काम करती है जो कि संवैधानिक है या गलत है, या लोगों के फंडामेंटल राइट या अन्य राइटों के अगेंस्ट है, तो उस स्थिति में हमारा देश का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, वो न्यायपालिका को कोई सिर्फ अधिकार देता है कि जो उन्होंने कमियां की हैं, गलतियां की हैं, या अपराध किया है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम किया है सरकार ने, किसी उसके अधिकारी ने, तो वो न्यायपालिका ही उस पर नकेल लगा सकती है। न्यायपालिका उसको जो सही कर सकती है, और किसी संस्था को ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो न्यायपालिका है लास्ट कोर्ट है, लास्ट अथॉरिटी होती है। न्यायपालिका से ऊपर केस के निपटारे में कोई नहीं होती, पार्लियामेंट भी नहीं होती। मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट भी न्यायपालिका के जजमेंट को पलट नहीं सकती। वो सिर्फ इतना कर सकती है कि न्यायपालिका का जजमेंट कोई उसको सूट नहीं कर रहा है तो उसके बेस को ख़त्म कर सकती है, लेकिन जजमेंट को ओवर रूल नहीं कर सकती। हमारे देश की पार्लियामेंट जो है या विधानसभा है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हायर कोर्ट नहीं है। वो लॉ बना सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन वो जजमेंट को डायरेक्ट ख़त्म नहीं कर सकती। जैसे मतलब बेस को ख़त्म कर सकती हैं, जजमेंट को ओवररूल नहीं कर सकती। तो इस देश में न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है, खासतौर सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर है, उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती। अगर न्यायपालिका अपना काम ढंग तरह से नहीं करेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? ये बात लोगों को अब विचार का प्रश्न है, और लोग सोच भी रहे हैं कि अगर न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलेगा तो हम क्या करें। तो देखो, न्यायपालिका की स्थापना इसीलिए हुई है कि अगर एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका यानी कि और दूसरी विधायिका अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही है तो न्यायपालिका अपना काम करे। लेकिन सवाल इस बात का है कि न्यायपालिका भी अपना काम ठीक तरह से नहीं करे और संविधान और कानून के हिसाब से ना काम करके किसी और तरीके से काम कर रही है, ऐसा लोगों को लगता है। तो उस स्थिति में लोगों को फिर न्यायपालिका के पास जाने से वो अपना मना कर देंगे, जैसे केजरीवाल जी ने किया, और ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे इंडिकेशन दिए कि हम इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। खैर, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन लोगों का विश्वास दिख रहा है। और फिर ऐसा होगा, अगर न्यायपालिका पर विश्वास लोगों का बड़े पैमाने कम हो जाएगा तो लोग अपने हाथ में डंडा लेकर न्याय करना शुरू कर देंगे। देश के लिए एक तरीके जंगल राज जैसी स्थिति हो जाएगी। इससे न्यायपालिका को अपनी साख बचाना है, न्यायपालिका को अपनी बताना कि हम संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो न्यायपालिका हमारे देश से खत्म हो जाएगी और फिर जंगल राज देश में हो जाएगा। तो ममता बनर्जी जो तमाम चीज़ें बता रही हैं, जो गड़बड़ियाँ बता रही हैं, तो हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में आधार बनेगा। देखो, कितनी उम्मीद करनी चाहिए उन्हें? मुझे तो उम्मीद कम है, और ममता बनर्जी को भी उम्मीद ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेचारी करें क्या? लेकिन गई तो है सुप्रीम कोर्ट। देखो, करें क्या, एक लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट जो उपाय है उसे करके देख लेते हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि अगर मार्जिन अगर जो है कम हुआ, वोट ज़्यादा कट रहे हैं तो हम उसको विचार करेंगे, लेकिन कल तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। उन पिटीशन में नई पिटीशन फाइल करने के लिए कह दिया है। इलेक्शन कमीशन का अपने आरोप अलग से अपने आरोप है कि भाई आप नहीं तय कर सकते सुप्रीम कोर्ट, ये तो इलेक्शन पिटीशन अलग से फाइल होंगी। तो देखो, अब आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेता है वक्त बताएगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद वैसे इस मामले में है नहीं। जो जीत है, बहुत बड़ी जीत है, 207 सीटें, और उसके बाद सत्ताधारी जो पार्टी थी वो 80 सीटों पर आ गई है। नहीं, ये बात भी है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि उनको लगता है, टीएमसी को, ममता बनर्जी को, कि इलेक्शन स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुआ है। मेन बात इसमें है ये है। ये बात जो आप कह रहे हैं कि सीटें कम हो गई, लेकिन सवाल ये सीट कम कैसे हुई?
कम होने के पीछे लग रहा है कि एंटी-इनकम्बेंसी बता रहे हैं। नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कोई ऐसी बात नहीं है। लगता 5-15 साल से चली आ रही थी वो, ऐसा कोई माहौल नहीं था। तो SIR के रूप में सीट कटे, जो वोट कटे हैं उसका रोल है। तो ये अभी तय हो जाने दीजिए कि आखिर किस वजह से सीटें कम आई हैं, क्या 31 सीटें या बाकी और सीटों पर गड़बड़ हुई है वोट कटने की वजह से। ये अब आगे देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में जजमेंट देता है तो उससे तय हो जाएगा। एक तरफ SIR को लगातार चुनौती दी जा रही है, दूसरी तरफ अब जो खबर निकल कर आ रही है कि 17 राज्यों में और SIR होने जा रहा है। चुनाव आयोग जो है तैयार है, 5 केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकते हैं उसमें। देखिए ऐसा है, SIR तो पूरे देश में होगी। बिहार में हम देख चुके हैं, बंगाल में और राज्यों में चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। देखो ऐसा मैं बता दूं, तो जो सवाल उठ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चुनाव आयोग के। नहीं, चुनाव आयोग को फर्क क्यों पड़ेगा? चुनाव आयोग तो उसको करा रहा है और भारत सरकार के दबाव में करा रहा है। इसमें तो दुनिया को पता चल चुका है, इसमें कोई बात ही नहीं है। ये चुनाव आयोग का SIR कराने का स्वतंत्र निर्णय नहीं है। इस निर्णय के पीछे भारत सरकार का इसमें रोल है, ऐसा सभी कह रहे हो, मेरा भी यही मानना है। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ। तो बंगाल की बात में दोबारा एक बात करूँ कि आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको SIR करानी है और SIR कराने के बाद में आपको ट्रिब्यूनल बनाने हैं और फिर उसके बाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकती हैं, तो पहले इस सारी प्रोसेस को हो जाने दो। उसके बाद आप इलेक्शन करा लो या उसके बाद SIR करा लो। आप वोट मत काटो। अब वोट कट रहे हैं आपके हिसाब से, तो वोट इंटरिम रूप से उन्हें ऑर्डर कर दो कि इंटरिम रूप से आप दे लीजिए। जब फाइनली आपका ट्रिब्यूनल से भी केस हार जाएंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी केस आप हार जाएंगे, वोट फिर भी कटा रहेगा, उस स्थिति में आपको वोट देने से अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक फाइनल स्टेज तक केस नहीं पहुंचा है, तो खाली SIR के माध्यम से वोट काटने को, ये जो वोट देने का अधिकार वंचित किया गया, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। मैं बताता चलूँगा आपको। आपने ये भी देखा होगा कि SIR में जो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, जो 19 ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, जो कि उन पर अपील पेंडिंग है और करीब 35 लाख के आसपास अपील पेंडिंग है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि उनका ट्रिब्यूनल के एक चेयरमैन ने, जो जज साहब रिटायर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले, चंद दिनों पहले दिया है। उनके बारे में जब डाटा आ रहा है तो उसे पता चल रहा है कि उन्होंने चंद 22 दिन के अंतराल में 1777 के आसपास शायद उन्होंने अपील डिस्पोज ऑफ करी है, जिसमें से 1712-13 के आसपास तो उन्होंने वोट जोड़ने को ऑर्डर किए हैं। आप देखो ना कि 1700, अगर आप इस मान लो कि 1800 के आसपास अपील डील करी, मोटा मोटा समझ लेते हैं, और 1700 से ज़्यादा, 1750 के आसपास उन्होंने कह दिया वोट गलत काटा गया है, अब इनका नाम वोटर लिस्ट में लाइए। तो कितना नुकसान हुआ। ये जस्टिस ज्वाला बागची, जस्टिस सूर्यकांत जी की बेंच इस बात को नहीं समझ पाई थी। वो जज साहब ने जो है अपने ट्रिब्यूनल में जब किया, डिसीजन लिया, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर वोट तो गलत काटे गए हैं। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, SIR के माध्यम से जो जुडिशल स्क्रूटनी हुई थी, जुडिशल स्क्रूटनी मतलब ये है कि जजों ने स्क्रूटनी करी थी। मतलब क्या है कि जो वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं बंगाल के और आसपास के मजिस्ट्रेट हैं और जज हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, उनको वहाँ ड्यूटी पर लगाया गया था कि आप इसकी स्क्रूटनी करिए। कोई SIR के रूप में जो उन्होंने वोट कटे हैं, क्या वो सही है गलत है, तो उन्होंने बहुत जल्दीबाजी में स्क्रूटनी करी। चंद समय में स्क्रूटनी जल्दी हो नहीं सकती, क्योंकि मेरे 32-33 लाख के आसपास वो तब जो वोट कटे थे, जब 27 लाख वोट कटे बाद में रह गए। तो इतने कम समय में और इतने कम जजों के द्वारा इतने वोट काटने के 32-33 लाख केसेस को डील करना ये आसान नहीं था। बहुत लापरवाही से इसमें काम हुआ है, और लापरवाही से काम हुआ है जजों के द्वारा भी। जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल तक ऑफिसर थे, वो इस बात से प्रूव होता है कि जब ट्रिब्यूनल में केस आया, जस्टिस जज साहब ने रिजाइन किया अभी, तो उसमें उन्होंने 1777 के आसपास अपीलों में, 1713 के आसपास अपीलों में अलाउ कर दी, यानी कि वोट गलत काटे इन्होंने ठप्पा लगा दिया और वोट जोड़ने का ऑर्डर कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से जो है कोई इन पर दबाव था, इन जज साहब पर, जो उन्होंने ट्रिब्यूनल में इस्तीफे पीछे, वो रीजन मैन है। सरकार साहब से इलेक्शन कमीशन खुश नहीं है, और सरकार इलेक्शन कमीशन ने, मुझे ऐसा लगता है, कोई न कोई इंडिकेशन दिया है उनको, प्रेशर डलवाया कि आप हट जाओ नहीं तो आप तो सारे वोटों को जुड़वा दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऐसे ट्रिब्यूनल के साथ में नाराज हैं और उसी वजह से उन्होंने रिजाइन किया, मुझे ऐसा लगता है। एक आखिरी सवाल ये है कि जो सवाल सबसे ज़्यादा उठाया जाता है कि जब चुनाव हारते हैं तो विपक्ष कहने लगता है कि धांधली हुई है, SIR के जरिए वोट काटे गए हैं। तो सवाल जो पूछा जाता है कि आप फिर चुनाव में गए क्यों, चुनाव मैदान में गए क्यों? देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा चुनाव मैदान में गए क्यों का सवाल है, ये चुनाव के बाद ये बात नहीं करी है ममता बनर्जी ने, ये चुनाव से पहले कह दिया था कि वोट काटे गए हैं। वो तो कटे थे, चुनाव में धांधली की तो बात तो पहले से चल रही है।
और ममता बनर्जी ने तो केस फाइल किया था इलेक्शन होने से पहले, पता ही है। ममता बनर्जी खुद जाकर के हाई कोर्ट में पेश भी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है उन्होंने आरोप बाद में लगाया, आरोप पहले से लगाए गए थे। और फिर जब इतने सारे वोट कट गए फिर भी आपने चुनाव लड़ा ना पूरे जोर ना, मैं उस पर आता हूँ। देखिए ऐसा है कि डेमोक्रेसी में क्या ऑप्शन हो सकता है, अगर ये चुनाव नहीं लड़ते तो वो बीजेपी तो वैसे ही जीत जाती है। जो 80 सीटें उन्हें मिली हैं वो सारी सीटें मोदी जी की हो जाती हैं। आप देखो ना, वोट तो वहाँ पर वोटिंग तो होती, चुनाव लड़ा जाता है। लड़ने के पीछे अगर ममता बनर्जी हट जाती है तो वहाँ विपक्षी पार्टी ममता बनर्जी के अलावा कोई और है कौन? नहीं है कौन? बच्ची छोटी छोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टी भी उनकी तो सीट आती भी नहीं है। तो पता चली कि मोदी जी अभी तो 207 सीटों पे, हो सकता है 293 सीटों, 60 सीटें लेकर के आ जाते। देखो, तो उन्हें उम्मीद थी, एक आस थी उन्हें, हो सकता है कि सही तरीके से चीज़ें चले, और ये भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि बाद में गड़बड़ी होती है और बाद में प्रूफ होता है तो हो सकता है इलेक्शन दोबारा हो जाए उस जगह पर। तो ये भी उम्मीद इंसान को रहती है ना। तो इसलिए, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि आगे से अगर ऐसा होता है तो मैं पॉलिटिकल पार्टियों, विपक्षी पार्टियों से ये अपील करूँगा, अगर आगे से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जैसे बंगाल में हुई हैं तो इलेक्शन को बायकॉट करें, इलेक्शन को बॉयकॉट करें। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो मुझे नहीं पता आगे क्या पोजीशन होने वाली है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां जैसे बंगाल में बनी है ऐसी बनती हैं और सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी ऐसी रहता है, तो उस स्थिति में विपक्षी पार्टी हैं, अखिलेश हैं या जो और भी पार्टियाँ हैं, मेरी उनसे अपील यही है कि कृपया करके अब इस चुनाव का बहिष्कार करें, जिससे देश में और पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि यहाँ पर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हो रहे हैं। और इसलिए सरकार और इलेक्शन कमीशन दबाव में आए और फिर चीज़ें सही तरह से चलें। हमें कड़ा स्टेप्स विपक्षी पार्टियों को लेना होगा। तो पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अब जो है जो जीत हार का अंतर है और जो काटे गए वोट हैं उसको लेकर नई याचिका जो है दायर करने की परमिशन मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ये पूरी बातचीत थी जज साहब के साथ। आप इस बातचीत को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।